हेलो गुड मॉर्निंग, वॉइस आ रही है मेरी क्लियरली? हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग, वॉइस आ रही है क्लियरली मेरी सभी को? सभी को वॉइस आ रही है क्लियरली? ओके, चलिए। सो लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था दैट वाज शेयर, वो शेयर के बारे में पढ़ा था। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट स्लैब के बारे में। तो स्लैब के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको पहले स्लैब के बारे में कंपटीशन एग्जाम के लिए बताता हूं, क्योंकि स्लैब जो है ना बहुत ही ज्यादा वास्ट टॉपिक है। मतलब मास्टर्स में भी लोग पढ़ते हैं, पीएचडी में भी लोग पढ़ते हैं, इस पर रिसर्च भी होती है। बीम पर उतना नहीं होता, कॉलम पर उतना नहीं होता जितना आपके पास पर कॉलम पर भी हुआ तो वो हुआ अर्थक्वेक रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर, वॉल पर हुआ तो शियर वॉल की तरह पर रिसर्च किया जाता है। लेकिन स्लैब पर जो रिसर्च होता है वो अलग अलग पैरामीटर्स पर होता है, क्योंकि स्लैब ही जो मेंबर है उसी तरह का मेंबर होता है फुटिंग। तो इसलिए स्लैब जो होता है रिसर्च का पार्ट होता है। तो हमें रिसर्च करनी है, हमें कंपटीशन एग्जाम देना है, हमें क्या करना है, हमें कॉलेज का एग्जाम देना है। तो कहां से कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं उसके बारे में पहले डिस्कस करता हूं, ताकि आपको पता रहे कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए जब स्लैब को पढ़ेंगे तो। ओके, चलिए गुड मॉर्निंग। तो यहां पर भी मैं बात करता हूं स्लैब के टॉपिक में। स्लैब, अब स्लैब के अंदर पर हम स्लैब को दो तरह से डिवाइड करेंगे। एक है एनालिसिस एंड डिजाइन और दूसरा है कोडल प्रोविजंस। ये दोनों पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं अलग अलग एग्जाम, ईएसई, गेट, असिस्टेंट इंजीनियर किसी भी स्टेट का हो, या फिर आपके पास पर जूनियर इंजीनियर किसी भी स्टेट का हो, या एसएससी जेईई जो सेंट्रल है, इन सभी से पूछता हूं मैं कि आप इन टॉपिक्स में से कहां से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो पता ये चलता है ईएसई के अंदर पर कि यहां से वो 1 से 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गेट से बात करते हैं तो 0 से 1, पिछले 8 सालों में देखा जाए तो यहां से 0 ही क्वेश्चन पूछा गया है, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है 8 सालों में। असिस्टेंट इंजीनियर के बारे में बात करें तो वो यहां से 0 से 1 क्वेश्चन पूछ सकता है। जेई के बारे में बात करें तो यहां से क्वेश्चन ना के बराबर देखने को मिलता है। एसएससी जेई के बारे में बात करें तो भी ना के बराबर क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता है। मतलब मैं बात करूं कि हर 3 साल में यदि 1 साल में यदि 3 पेपर हुए तो 9 पेपर में से एक क्वेश्चन किसी एक पेपर में आ सकता है, किसी एक पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है। ये इन एग्जाम का तरीका है। यहां से बात करता हूं तो यहां से आता है लगभग 0 से 1 मार्क ईएससी में, गेट में तो 0 ही रहेगा यहां से, और असिस्टेंट इंजीनियर में बात करते हैं तो 1 से 2 मार्क का हो सकता है। जेई में किसी स्टेट के जेई में यहाँ से 2 से 3 मार्क्स का आ सकता है, और एसएससी जेई में यहाँ से कम 1 से 3 मार्क के बीच में वेरिएशन देखने को मिलता है। सो दिस इज द वेरिएशन स्लैब के अंदर पर। स्लैब के अंदर पर आपको मैं पूरा एनालिसिस एंड डिजाइन पढ़ाऊंगा, ये पूरा पार्ट, और लास्ट में फिर ये लिखवाऊंगा, और लास्ट में जो लिखवाऊंगा वहीं से आपको आपके मार्क्स देखने को मिलेंगे एसएससी जेई के। और इवन यदि आप असिस्टेंट इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको यहां से देखने को मिल रहा है डिफरेंस क्या है एनालिसिस एंड डिजाइन में। और मैं बता रहा हूं पिछले 8-10 सालों के जितने भी पेपर्स हुए हैं उनके बेसिस पर, ठीक है। क्या हुआ भाई? अरे भैया सरफराज, क्लास में अपन क्लास की बात करें, ग्रुप बना है उसमें बात करें ना ये सब चीजें। सो कोडल प्रोविजन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपको पता होना चाहिए। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप एक कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं, खासकर वो एग्जाम जो मेनली थ्योरेटिकल है, ये प्योरली न्यूमेरिकल है।
और ये है थ्योरी प्लस पार्शियल न्यूमेरिकल। पार्शियल न्यूमेरिकल मतलब जिसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेटर से नहीं करना पड़ेंगे, न्यूमेरिकल आपके पास पर आपके हैंड कैलकुलेशन से हो जाएंगे। यहाँ पर आपको करना पड़ेंगे कैलकुलेटर की वजह से, और यहाँ पर आपके पास पर क्वेश्चन ऐसे पूछे नहीं जाएंगे जो न्यूमेरिकल आपको हाथ से भी करने पड़े, खासकर स्लैब से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि पहला पार्ट आप समझ में आया होगा कि कोडल प्रोविजन कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एनालिसिस एंड डिजाइन कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है सभी को, सभी को। सुमित, ये चीज ऐसा क्यों हो रहा है, वो चीज वैसा क्यों हो रहा है, क्या चीज कैसा क्यों हो रहा है ना। जब अपन इसके बारे में बात करते हैं तो उसके पहले अपन सोच लेंगे कि अच्छा मैं एनालिसिस डिजाइन से पूछ रहा हूँ क्या। हाँ, एनालिसिस डिजाइन से पूछ रहा हूँ। मैं क्यों पूछ रहा हूँ, जबकि उससे मार्क्स आने के चांसेस पिछले 8 साल में तो आया नहीं, 9 साल में तो आया नहीं। क्यों नहीं आया उसका कारण जब आगे पढ़ेंगे तो बताऊंगा। चले, सो ये पार्ट था, ये आपको समझ में आना चाहिए ना। अब बात करते हैं हम स्लैब के बारे में। स्लैब, स्लैब को कुछ जगह पर डायफ्राग्राम भी बोलते हैं, कुछ जगह पर इसे थिन मेंबर भी बोल सकते हैं, थिन टेंशन मेंबर भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से इसको अपन बोल सकते हैं। प्लेट बोलते हैं कुछ जगह से, प्लेट थ्योरी के बेसिस पर, क्योंकि इसका एनालिसिस होता है, क्योंकि एक प्लेट की तरह रहता है ना, इस बेसिस पर इसका एनालिसिस होता है। तो स्लैब को प्लेट भी बोल दिया जाता है, आरसीसी प्लेट बोल दो आप, डायफ्राग्राम बोल दो आप, स्लैब बोल दो, है ना, अलग अलग नाम लिए जा सकते हैं। सर हमने तो 1 वे 2 वे ही पढ़ा है। हाँ, आपने 1 वे 2 वे स्लैब के अंदर की, आरसीसी के अंदर की कैटेगरीज को पढ़ रखा है। मैं एक ओवरऑल बेसिस पर बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सली से किस किस नाम से लिया जाता है। मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जो डिजाइनिंग या एनालिसिस के लिए होते हैं, वो उसे डायफ्राग्राम बोलते हैं। ओके, चलिए, तो यहां पर मैं बात करता हूं स्लैब के बारे में। तो व्हाट इज स्लैब, स्लैब के बारे में बात करें तो इट इज अ थिन टेंशन member which is designed to avoid डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन ना आए, इसे इस चीज के लिए डिजाइन कर लिया जाता है। डिफ्लेक्शन को मेनली इस पर हम फोकस कर कर रखते हैं। ओके, it is supported over beam in frame structure and distribute the loading towards beam। ये बीम की तरफ पर लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, कैसे करता है उसको भी बताऊंगा आपको। नेक्स्ट, in RCC slab can be categorized on following ways। अलग अलग तरह से स्लैब को कैटेगराइज किया जा सकता है, जैसे
या क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस कहने का मतलब है कि लॉन्गर और शॉर्टर स्पान के रिस्पेक्टिव on the basis of support condition, on the basis of support condition, on the basis of end condition। अभी एंड कंडीशन और सपोर्ट कंडीशन कौन सी है, इन दोनों को अपन समझेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन इसको भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि स्लैब क्या है, इट इज अ थिन टेंशन मेंबर विच इज डिजाइंड टू अवॉइड डिफ्लेक्शन। इट इज सपोर्टेड ओवर बीम इन अ फ्रेम स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूट द लोडिंग टुवर्ड्स बीम। इन आरसीसी स्लैब, इन आरसीसी स्लैब कैन बी कैटेगराइज ऑन फॉलोइंग वेज। ये 3 तरीके होते हैं। तो पहली चीज तो मैं स्लैब को आपको दिखाता हूं कि स्लैब किस तरह का दिखता है, या पहले मैं इनको कैटेगराइज कर देता, देन आई विल डिस्कस ईच ऑफ देम। इन तीनों के अंदर के जो पार्ट्स है ना, इन तीनों के अंदर के पार्ट, उन सभी को डिस्कस करता हूं मैं। बाहर हो रही है घनघोर बारिश, तो सुबह सुबह ड्राइव करने में बड़ा मज़ा आता है, खासकर जब बारिश हो रही हो। कई लोग निकलते नहीं और आप आपकी गाड़ी का मैक्सिमम स्पीड चेक कर सकते हो कितना है कि नहीं। चलिए, सो यहाँ से यदि हम बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन से यदि बात करते हैं तो मैं इसके बेसिस पे बात करता हूँ। ऑन द बेसिस और डायमेंशंस, जैसे मैं बोल रहा हूं Ly/Lx का रेशियो। ठीक है, अब इसके बेसिस पर बात करें तो हमारे पास पर होते हैं 2 तरह के स्लैब। वन इज वन वे स्लैब, है ना। वन वे स्लैब में क्या होता है, Ly/Lx का रेशियो दैट इज ग्रेटर देन 2, वो 2 से ज्यादा होता है। अब ये Ly/Lx क्या होता है, इसका रेशियो 2 से ज्यादा होता है, तो उसका क्या कारण है, ये वन वे को वन वे क्यों बोलते हैं, ये सभी चीजें मैं समझाऊंगा अभी तो जस्ट मैं यू कैन से कि इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। इनमें से मुझे लगता है कि आपको इस इंट्रोडक्शन में से ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो पता नहीं होगी। इट इज व्हाट वी कैन से कि एक रूपरेखा बना रहे हैं अभी अपन स्लैब को पढ़ने की। ठीक है, बिहार में बहुत गर्मी है, कोनो बात नहीं। साउंड इंक्रीज करूं ऋषिकेश, आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है क्लियरली, या साउंड इंक्रीज करना पड़ेगा, बताएं। इज इट ओके, ऑल गुड। ऋषिकेश देखो, मोबाइल यदि चला रहे हो या लैपटॉप चला रहे हो तो उसमें एक वॉल्यूम अप करने का ऑप्शन होता है, उसको कर कर देखो, हो जाए तो बहुत बढ़िया। नहीं भाई, हम सुदीप महेश्वरी जयपुर से लाइव नहीं है हम। चलिए, तो वन वे स्लैब के बारे में बात करते हैं। Ly/Lx इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, Ly/Lx इज ग्रेटर देन 2। अब इसका क्या मतलब होगा, आई विल डिस्कस फर्दर। दिस इज नाउ टू वे स्लैब, that is Ly/Lx लेस देन इक्वल टू 2। यहां से अब एक क्वेश्चन आता है और हम कहते हैं कि सर वो क्वेश्चन तो प्रोविजन भी नहीं था, वो एनालिसिस का क्वेश्चन था और वो हमसे नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि इसी पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब मैं वन वे टू वे बताऊंगा वहां पर क्वेश्चन बनाकर बताऊंगा, तो ध्यान रखना। नाउ हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट कंडीशन। on the basis of support condition।
तो ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट कंडीशन बात करता हूं तो हमें देखने को मिलता है किस तरह का कैंटिलीवर स्लैब। और कौन सा मिल जाएगा भाई सर? सिंपली सपोर्टेड। हाँ भाई सिंपली सपोर्टेड मिल जाएगा, सिंपली सपोर्टेड स्लैब। फिर कौन सा मिल जाएगा? कंटिन्यूअस स्लैब। देखिए कैंटिलीवर उतना क्रिटिकल इसलिए नहीं है क्योंकि कैंटिलीवर को हम यूजुअली डिजाइन नहीं करते। यूजुअली मींस जब हम 10 बिल्डिंग बनाते हैं तो 10 बिल्डिंग में कहीं 3-4 कैंटिलीवर स्लैब होते हैं, लेकिन पूरी बिल्डिंग में कंटिन्यूअस और सिंपली सपोर्टेड स्लैब ही होते हैं और मेजरली कंटिन्यूअस होते हैं। तो कंटिन्यूअस के अंदर पर कुछ कुछ कंडीशन स्पेशल है, उसको मैं डिस्कस करूंगा, और जो कंटिन्यूअस बीम के अंदर भी कॉमन होती है। देन सिंपली सपोर्टेड स्लैब को तो मेजरली करना ही करना है। ओके, ये हमारे पास पर अलग अलग तरह के स्लैब है, और एक और कैटेगरी में यहीं पर बना देता हूं। और वो कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ एंड कंडीशन। एंड कंडीशन कहने का क्या मतलब है? एंड कंडीशन कहने का मतलब है कि जैसे एक बोल देता हूं मैं है फ्री एंड। एंड फ्री है, एंड फ्री है मतलब हमने एंड को कॉलम से या किसी और तरीके से टाई नहीं किया है। मतलब सीधी सी बात है कि एक स्लैब बनाया और उसको कॉलम के ऊपर उठा कर रख दिया, दैट इज फ्री एंड। उसके एंड फ्री है, वो किधर भी खिसक सकता है, बीच में लोड लगाओगे कॉर्नर से अपलिफ्ट हो सकता है। आ रही बात समझ में? ऐसा एक स्लैब हो सकता है फ्री एंड वाला, और एक होगा जिसके एंड को अपन ने किसी के साथ टाई कर दिया है, सपोर्टिंग मेंबर जिसके ऊपर आपने रखा उसके साथ बांध दिया उसके बार को। देखो कंक्रीट तो बंधेगा नहीं, बंधेगा कौन? बार। वो बार मूव नहीं करेंगे तो कंक्रीट भी मूव नहीं करेगा, बिकॉज देयर इज अ बॉन्ड, ये मान रखा है हमने। तो यहां पर एक बांध लिया, एक जैसा फ्री एंड है, और एक है आपके पास पर कौन सा है? एक कौन सा हो गया? कौन सा हो गया भाई? सर फिक्स्ड एंड हो गया, है ना। अब फ्री एंड और फिक्स्ड एंड हो गया, तो फ्री एंड और फिक्स्ड एंड में फ्री एंड का एग्जांपल है सिंपली सपोर्टेड स्लैब, और फिक्स्ड एंड का एग्जांपल है, फिक्स्ड एंड का एग्जांपल है रीस्ट्रेन्ड, रीस्ट्रेन्ड स्लैब। ठीक है, ये दो तरह के स्लैब है। सर ये क्या होता है रीस्ट्रेन्ड स्लैब? पहली बार सुना सर, अभी बता रहा हूं रीस्ट्रेन्ड स्लैब क्या होता है। वहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर उल्टा जाएंगे अपन, पहले ये फिर ये पढ़ेंगे, ठीक है, या इन्हीं के अंदर ये दोनों पढ़ लेंगे, है ना। चलिए, तो मेजरली यदि मैं बात करता हूं सिंपली सपोर्टेड स्लैब का, इफ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, सो अब मैं बात करता हूं स्लैब्स की कैटेगरी के बारे में, तो जिसको हमने कैटेगराइज कर रखा है अभी, है ना। कौन सा है कैटेगरी भाई? सर अभी आपने जो कैटेगरी कर रखा है दैट इज सिंपली सपोर्टेड स्लैब, सिंपली सपोर्टेड, और एक और कौन सा है अपना? कौन सा है भाई? सर रीस्ट्रेन्ड है, रीस्ट्रेन्ड स्लैब। तो सबसे पहले मैं सिंपली सपोर्टेड स्लैब के बारे में कुछ बात करता हूं, फिर अपन रीस्ट्रेन्ड स्लैब के बारे में बात करेंगे, है ना। चलिए, सिंपली सपोर्टेड स्लैब बनाता हूं मैं, किस तरह से देखने को मिल जाएगी आपको। जैसा मैं सिंपली सपोर्टेड स्लैब कहता हूं, तो वैसे मैं इसे एक और चीज का भी